जीवाश्मी भवन को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखें, जीवाश्मी भवन क्या है? एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो देखो विद्यार्थियों, एक रहते हैं संपूर्ण जीवाश्म, जिन्हें परफेक्ट फोसिल्स कहते हैं, और एक होते हैं अपूर्ण। तो जीवाश्म दो प्रकार के होते हैं, संपूर्ण और अपूर्ण जीवाश्म। संपूर्ण में क्या रहेगा? जैसे संपूर्णता से मतलब है जैसे कोई पादप है, उसके संपूर्ण भाग उसमें उपस्थित होने चाहिए, तो उसे हम संपूर्ण मानेंगे। संपूर्ण से मतलब ये नहीं है कि कोई टुकड़ा है या पत्ती का आधा टुकड़ा है वो मतलब बना रहा है, नष्ट नहीं हुआ है, वो संपूर्ण है। संपूर्णता से मतलब ये नहीं है। संपूर्णता से मतलब है जो भी जीवाश्म है उसमें संपूर्ण, जैसे जड़ है, पत्ती है, फल है, बीज है, शाखाएं हैं, मुख्य तना है, वो सारा क्या हो? सुरक्षित हो, तो उसे हम संपूर्ण जीवाश्म मानेंगे। और अपूर्ण से मतलब है, मान लो किसी पौधे की केवल पत्ती मिली, किसी की जड़ मिली, या तना मिला केवल, या शाखाएं मिली, या बीज ही मिले केवल, या कुछ फल ही मिले, तो उन्हें हम क्या मानेंगे? अपूर्ण जीवाश्म मानेंगे। तो जीवाश्मों का संपूर्ण और अपूर्ण होना विभिन्न कारकों पर प्रभाव क्या रहता है? निर्भर करता है। आप जानते हैं, जब कोई जीवाश्म तीव्रता से चट्टानों के नीचे दब जाता है तो वो अपघटन से बच जाता है, तो वो सुरक्षित बना रहता है। अर्थात जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया चट्टानों के नीचे दबने से भी प्रभावित होती है। और ऐसा भी होता है, जैसे कोई कोमल अंग है या एक कठोर अंग है, तो कठोर अंग का जीवाश्म बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोमल अंग समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है शीघ्रता से। आप जानते हैं, जैसे कठोर बीज हैं, फल हैं, चर्मिल पत्तियां हैं, उनके जीवाश्म आसानी से बनते हैं, जबकि जो कोमल भाग हैं, पुष्प हैं, पत्तियां हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो जीवाश्म, अर्थात जीवाश्मी भवन की जो मात्रा है, वो वास्तव में जीवाश्मों के द्वारा जो भी परिस्थितियां पाई जाती हैं उनके लिए, तो उन परिस्थितियों का जितना वो प्रतिरोध सहन कर सकते हैं। तो जीवाश्मी निर्माण की प्रक्रिया प्रतिरोध सहन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो जीवाश्मी भवन की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? प्रतिरोध पर निर्भर है। जो जितना प्रतिरोध सहन करेगा वो उतना ही लंबे समय तक क्या रहेगा? बना रहेगा जीवाश्म के रूप में। तो ध्यान रखें। अब हम जीवाश्म जो पाए जाते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों की प्रकृति दो प्रकार की होती है। तो हम उन्हें दो समूहों में या दो वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों को हम दो भागों में बांटेंगे। तो ये कारक दो प्रकार के हैं। नंबर एक, जीवाश्म निर्माण करने वाले ऊतकों की प्रकृति। ऊतकों की प्रकृति तो पहला कारक है जो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। जीवाश्म निर्माण करने वाले ऊतकों की प्रकृति। हमने आपके लिए बताया कि जो ऊतकों की प्रकृति है, जैसे निम्न श्रेणी के जो पौधे हैं, जैसे शैवाल, कवक,
शैवाल, कवक। तो इनमें क्या रहती है, कोशिका भित्ति पतली होती है। इनमें कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली। निम्न श्रेणी के पादपों में जैसे शैवाल, कवकों में कोशिका भित्तियां पतली होंगी तो निश्चित रूप से उसका अपघटन शीघ्रता से हो जाएगा, जीवाश्म बनने की संभावना कम होगी। जबकि उच्च श्रेणी के पौधे हैं, उच्च श्रेणी के पौधों में आप जानते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है और यहाँ तक कि टेरिडोफाइट है, उनमें कठोर ऊतक पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे दृढ़ता और वाहिनियां, इनकी भित्तियां कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, मोटी। मोटी, कठोर। तो निश्चित रूप से ये लंबे समय तक क्या रहेंगी, परिरक्षित रहेंगी और इनके जीवाश्म बनने की संभावना ज्यादा होगी। मोटी भित्ति अगर आप देखेंगे जैसे स्तंभ, कठोर बीज, स्तंभ, कठोर बीज, इनमें क्या मिलेगी आपको, मोटी भित्ति मिलेगी। तो ये मोटी भित्ति के क्या है, उदाहरण है। तो इनकी संभावना ज्यादा रहेगी। और ये वास्तव में किसके रूप में परिरक्षित रहेंगे, मोटी भित्ति वाले, अश्मीभूताश्म। हमने आपके लिए अश्मीभूताश्म बताया था कि जिनमें बाहरी और आंतरिक संरचना सुरक्षित रहती है। तो ये अश्मीभूताश्म के रूप में क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब इसके अलावा दूसरा कारक है विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता व अवधि। हम दूसरे कारक को देखते हैं। तो पहला कारक आप जान चुके हैं, जीवाश्म निर्माण करने वाले ऊतकों की प्रकृति, और दूसरा है विघटनकारी शक्ति विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता व अवधि। तो विघटनकारी शक्तियों की तीव्रता व अवधि, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे ध्यान से सुने कि अगर विघटनकारी शक्तियां जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया से पहले ही सक्रिय हैं तो जीवाश्म बनने की संभावना होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही नष्ट कर देंगी उसे जीवाश्म बनने से पहले ही। और अगर विघटनकारी शक्तियां जीवाश्म निर्माण के समय सक्रिय हैं तो जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया को क्या करेंगी, वो प्रभावित करेंगी। तो इस अवस्था में जीवाश्म बन भी सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अवधि की अगर हम बात करें, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में विघटनकारी शक्तियों की जो अवधि है, अगर वो लंबे समय तक चलती है तो निश्चित रूप से वो जीवाश्मों को नष्ट कर सकती है।
वो जीवाश्मों को क्या कर सकती है, नष्ट नष्ट कर सकती है। लंबे समय तक विघटनकारी शक्तियां अगर सक्रिय रहती हैं तो जीवाश्मों को नष्ट कर सकती हैं। अगर वो अवधि कम समय तक हो तो जीवाश्म बने रह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो विघटनकारी शक्तियों की जो तीव्रता है, अगर वो जीवाश्मी भवन से पूर्व सक्रिय हों जीवाश्मी भवन से पूर्व सक्रिय हों तो जीवाश्म क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बनेंगे नहीं। और जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया के समय सक्रिय हों जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया के समय सक्रिय हों तो जीवाश्मों को क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे। इस अवस्था में जीवाश्म बन सकते हैं, क्योंकि जीवाश्म बनते जब हैं जब विघटनकारी शक्तियां उन्हें प्रभावित करती हैं। अब हम विघटनकारी शक्तियों को दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक, रासायनिक। और नंबर सेकंड है यांत्रिक। रासायनिक और यांत्रिक। रासायनिक में आप क्या क्या देखेंगे, जैसे क्षय जैसी प्रक्रिया है, क्षय डिके जैसे कहते हैं हम, नष्ट होना, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया से नष्ट हो रहा है वो, यांत्रिक से नहीं। जैसे कोई जीवाणु का एंजाइम है, कवक का एंजाइम है या अन्य कोई एंजाइम है उसे प्रभावित कर रहा है, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया है। और एक है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन से मतलब है जल में अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। तो ये प्रक्रियाएं कैसी हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं जो जीवाश्मी निर्माण की प्रक्रिया को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यांत्रिक, यांत्रिक जो शक्तियां हैं, जैसे जल। अब आप सोच रहे होंगे जल अपघटन है वहां, तो जल यहां पर एक तरीके से भौतिक कारक के रूप में कार्य करेगा, रासायनिक क्रिया यहां पर नहीं होगी। जैसे जल लंबे समय तक भरा रहे या जल के बहना जो फ्लो है, बहाव है, उससे जीवाश्म प्रभावित हो, ये उस अवस्था को प्रभावित करता है। रेत, मिट्टी, औषाध, अवसाद जिसे सेडिमेंट कहते हैं हम, और चट्टान। चट्टानों का क्या क्या दवा द, दबाव या दाव। चट्टानों का तो दाव ही होगा, और क्या करेंगे चट्टान। तो यांत्रिक कारकों में आप जानते हैं जल है, जल लंबे समय तक किसी जगह पे भरा रहता है तो जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, या जल के बहाव से भी जीवाश्म प्रभावित होते हैं। रेत, आप जानते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, मान लो वहां लंबे समय तक बरसात नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वहां जीवाश्म क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बताते हैं कि जो मिस्र है या ग्रीक का इतिहास है, अब जो पुराना इतिहास है, वो वास्तव में मरुस्थलों में क्या है, सुरक्षित है।
इतिहास का जो इतिहास है या ग्रंथ हैं वो 5-5 हज़ार वर्षों से कहाँ रखे हुए हैं, मरुस्थल में रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ अपघटन की प्रक्रिया सक्रिय नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान रहता है और बहुत ज़्यादा तापमान में जीवाणु व कवक सक्रिय नहीं रहते और वहाँ नमी की कमी रहती है। आप जानते हैं जीवाणु और कवकों को अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता रहती है, तो नमी और तापमान की वजह से वहाँ कोई भी अपघटन की प्रक्रिया सक्रिय नहीं रहती और जीवाश्म बने रहते हैं। मिट्टी, मिट्टी की अगर आप बात करें, हमने आपके लिए बताया था कि चिकनी मिट्टी जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और कुछ मिट्टी ऐसी रहती हैं जो अम्लीय या क्षारीय हो सकती हैं, तो ये जीवाश्मों को अलग अलग प्रकार से क्या करेंगी, प्रभावित करेंगे। अवसाद जिसे सेडिमेंट कहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो इसे हम एक तरीके से, अवसाद से मतलब है जो पत्थरों का क्या रहता है, चूरा रहता है, वो धीरे धीरे जमा होता जाता है। अगर ये अवसाद जल्दी से किसी पादप भाग को ढकते हैं तो निश्चित रूप से जीवाश्म बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, और अगर देरी से ढकते हैं तो जीवाश्म नहीं बनते। तो विद्यार्थियों, आगे की क्लास कल देखते हैं। थैंक यू।